हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की सिविक्स का 5th चैप्टर, जिसका नाम है न्यायपालिका। जैसा कि आपको पता है, न्यायपालिका में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। इसके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है, यानी कि न्यायपालिका के कार्य क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। यानी कि अगर नागरिक व सरकार के बीच में या केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में कोई भी विवाद होता है तो उसको विवादों को निपटाने का कार्य न्यायपालिका का होता है। फिर है न्यायिक समीक्षा। सेकंड पॉइंट में कई बार ये एग्ज़ाम में सिर्फ ये आता है कि न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा जो पास कर दिया गया कानून है, जो संसद ने कानून पास किया है, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो न्यायपालिका कानून को रद्द कर सकती है। इसको ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लग रहा है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया है तो वह कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है, उच्च न्यायालय में भी, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी, यानी कि जिला न्यायालय में भी। ये हमारे 3 पॉइंट है। आपको न्यायपालिका की क्या भूमिका है में 3 पॉइंट लिखने होंगे। और साथ ही साथ एग्ज़ाम में ऐसा भी आता है कि न्यायिक समीक्षा के बारे में बताएं। ये भी आ सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में किस बात का जिक्र किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को क्या, कौन सा अधिकार मिल गया? जीवन का अधिकार, और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। जो अंडरलाइन किया गया है वो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है जो किसी के भी दबाव में अगर कोई फैसला ना सुनाए। इसके लिए एक न्यायाधीश को एक अच्छी सैलरी दी जाती है, मुफ्त आवास दिया जाता है, बहुत सी सेवाएं दी जाती है। इसलिए दिया जाता है ताकि वो गलत फैसला ना सुनाए और ना ही उस पर किसी सरकार का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। तो कोई भी दखल नहीं होती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार की, यानी कि सरकार बीच में नहीं होती है जब भी न्यायाधीशों को चुना जाता है। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद, अपॉइंट होने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। अगर न्यायाधीश बन गया कोई व्यक्ति तो उसको हटाना भी मुश्किल होगा। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। जब उनको ऐसी सुविधा दी जाती है तो उनको एक भारी ताकत मिलती है न्यायपालिका को। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति को दुरुपयोग रोक सकती है। जो भी उनको शक्ति मिली है न्यायपालिका को, इसी के लिए इसके आधार पर वो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के मिसयूज को, दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में बहुत मेन भूमिका निभाती है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। अगर किसी को जो आपके मौलिक अधिकार आपको 6 मिले हुए हैं
6 मौलिक अधिकारों में से कोई से भी मौलिक अधिकार का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है या कोई संस्था उल्लंघन करती है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, यानी कि वो बना हुआ कैसा है, ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा। यहाँ आता है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ आता है हाई कोर्ट, यहाँ आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। यहाँ आता है सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ उच्च न्यायालय, यहाँ पर जिला न्यायालय। मैं आपको ये दिखा देता हूँ आकृति। ये है पिरामिड, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, उच्च न्यायालय उससे छोटा है, उससे नीचे निचली अदालत होती है या जिला न्यायालय होता है। तो भारत में अदालतों की संरचना आपने देख ली है। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात को मान्य होंगे हाई कोर्ट को और निचली अदालत को, और हाई कोर्ट का फैसला मानना होगा निचली अदालत को। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है अगर वो जिला न्यायालय में या निचली अदालत में गया है और उसको लगता है कि फैसला सही नहीं हुआ, उस व्यक्ति को लगता है, तो वो निचली अदालत से उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर उच्च न्यायालय भी वो फैसला सही से ना करे, उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये आता है अंतर करने को आता है एग्जाम में कि फौजदारी कानून और दीवानी कानून में अंतर बताइए। तो फौजदारी कानून कौन से होते हैं? ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। ऐसे कानून जिन्हें अपराध मान लिया गया, जैसे कि चोरी करना, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या, तो ये फौजदारी कानून में आता है। इसमें सबसे पहले आमतौर पर FIR दर्ज कराई जाती है इसके अंदर, और उसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और उसके बाद अदालत में केस फाइल करती है। तो यह है फौजदारी कानून। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। दूसरी और दीवानी कानून कौन से होते हैं? इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार का उल्लंघन हो गया, यानी कि सपोज करो आपके समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार छिन गया है, या अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार छिन गया है, तब अब दीवानी कानून लगता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। प्रभावित पक्ष की ओर से, यानी कि जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है या जो पक्ष प्रभावित हुआ है, न्यायालय में एक याचिका दायर की जा सकती है उसके थ्रू। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अगर कोई किराएदार आपका किराया ना दे रहा हो तो आप दीवानी कानून लग सकता है। मकान मालिक तंग कर रहा हो, दीवानी कानून लग सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। अगर ऐसा होता है कि किराएदार किराया नहीं दे रहा, तब उस स्थिति के अंदर अदालत आदेश दे सकती है कि किराएदार क्या करेगा, मकान को खाली करेगा और जो रह गया है बकाया किराया वो देगा मकान मालिक को। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है और अपने न्याय के लिए बात कर सकता है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था की थी, जिसे PIL के नाम से जाना जाता है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये याचिका उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका एग्जाम में आता है, जनहित याचिका किसे कहते हैं? तो जनहित याचिका की शुरुआत सन 1980 में हुई थी, जिसे आप PIL के नाम से जानते हैं। PIL कब दायर की जाती है? जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उस स्थिति में व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जैसा कि आपको पता है, मिड डे मील जो स्कूल के अंदर मिलने वाला खाना है,
जो बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है, वो भी एक जनहित याचिका से ही इसकी व्यवस्था की गई थी। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। ठीक है, तो मिड डे मील की भी शुरुआत किससे हुई? जनहित याचिका से। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि आपने जाना कि न्यायपालिका क्या कार्य होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पर आपको बहुत तरीके के कोर्सेज बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप सर्च फॉर अ कोर्स में कोई सा भी कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।